नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आदर्श ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसने भी अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है वो देख सकता है। और आज की इस वीडियो में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें आपका इकोनॉमिक प्लानिंग, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, राइट, नेशनल इनकम क्या होता है, उसमें जो है हम डिस्कस करेंगे। दरअसल एक टॉपिक आपका बचा था जो कि आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, जिसमें हम एग्रीकल्चर एंड लैंड डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें एक बैंक आता है दोस्तों, नबार्ड नाम का, और इससे भी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। और इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है, दैट इज़ योर 1982। तो 1982 में जो है 12 जुलाई को ये एस्टैब्लिश किया गया था। ये पर्टिकुलर रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर है दोस्तों। एग्रीकल्चर के लिए जो है एक ये बैंक सेटअप किया गया था 1982 में। और रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दी थी ये भी पूछा जा सकता है। तो शिव रमन कमेटी इसका नाम था, जिसकी रिकमेंडेशन पे आपका नबार्ड बैंक बना था दोस्तों। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के टॉपिक हम कवर करते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे टॉपिक वो कवर करवाऊंगा जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं, राइट। तो इसमें जो है हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नेशनल इनकम की बात की जाती है तो नेशनल इनकम क्या होती है? दैट इज़ योर फ्लो ऑफ सर्विस एंड गुड्स इन ए इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो भी आपके गुड्स बनते हैं, जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं, जो उनका डेवलपमेंट होता है दोस्तों, फ्लो हो रहता है पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में, उसे हम नेशनल इनकम जो है वहाँ पे जनरेट करते हैं। तो इसे बोला जाता है आपकी नेशनल इनकम। और देखिए, नेशनल इनकम को जो कैलकुलेट करने के लिए जो है एक बेस ईयर का जो है यहाँ पे ये डेटा लिया जाता है। एक बेस ईयर क्यों लिया जाता है, 1 ईयर बेस क्यों लिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों जो है ऑल सीज़न जो है आपको एक बेस ईयर के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी कि एक साल में आपको सारे के सारे सीज़न जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसलिए जहाँ पे बेस जो है एक साल का रखा गया है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप आपको ये समझ आ रही हैं चीज़ें। देखिए, आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गेन करनी है। देखिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा पूछी जाती है, तो याद रखना बेस ईयर अगर आपको पूछ लिया जाए कि नेशनल इनकम को जो है कैलकुलेट करने के लिए कितना जो है लिया जाता है, दैट इज़ योर 1 ईयर। और इससे भी इम्पोर्टेंट, जो नेशनल इनकम जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है? ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO के थ्रू, राइट। तो देखना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो नेशनल इनकम याद रखिएगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये रही आपकी नेशनल इनकम। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट के बारे में दोस्तों। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है कि इकोनॉमिक प्लानिंग को जो है हमने कहाँ से लिया था दोस्तों। तो हमने इसे USSR यानी कि अभी के समय में जिसे रशिया बोला जाता है दोस्तों, वहाँ से जो है इकोनॉमिक प्लानिंग को हमने लिया था। इकोनॉमिक एक बुक लिखी गई है, प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। ये एक किताब है दोस्तों जो कि लिखी गई थी विश्वेश्वरैया के द्वारा, ठीक है। विश्वेश्वरैया के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई थी। आप बेसिकली नाम याद रख सकते हो, अगर आपसे कभी बुक पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं। देखिए, इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दोस्तों, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए जो है यहाँ पे डिफरेंट प्लान बनाए गए थे बिफोर इंडिपेंडेंस। ये तीनों के तीनों प्लान जो हैं ये इंडिपेंडेंस के पहले के प्लान हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहला प्लान है गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान को लेकर आए थे श्रीमन नारायण अग्रवाल, 1944, डेट याद रखिएगा। और इसके साथ जो जुड़ा नाम है दोस्तों वो भी आपने याद रखना है। गांधीयन प्लान को श्रीमान नारायण अग्रवाल जी लेकर आए थे। और ये गांधीयन प्लान जो बेसिकली आपका रिलेटेड था, ये विलेजेस में डेवलपमेंट से रिलेटेड दोस्तों। ये जो है हम आगे देखेंगे थोड़ा डिटेल में। फिलहाल जो है आपको ये याद रखना है गांधीयन प्लान किसके द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था। उसके बाद पीपल्स प्लान MN रॉय के द्वारा लाया गया था, ये भी 1944 को लाया गया। आफ्टर दैट सर्वोदय प्लान जो था, ये JP नारायण, दैट इज़ योर जयप्रकाश नारायण जो थे, उनके द्वारा 1950 में ये प्लान लाया गया था दोस्तों। इसके बाद ये रही बात बिफोर इंडिपेंडेंस की। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। और इसके बेसिस पे ही दोस्तों आपका प्लानिंग कमीशन बना था। प्लानिंग कमीशन कब बना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च 1950 को, ठीक है।
1950 में दोस्तों आपका प्लानिंग कमीशन बनता है। किसकी रिकमेंडेशन पे? आपकी जो इकोनॉमिक जो है प्लानिंग थी कमेटी, इसके बेसिस पे जो है यहाँ पे आपका प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है 1950 में। और ये जो थी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी दोस्तों। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मीन्स इसका पहले से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, इसके बाद 5 ईयर प्लान, जो पहला 5 ईयर प्लान था वो कब आया था? 1951 में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लाया गया था? 1951 में। और टोटल नंबर ऑफ 5 ईयर प्लान कितने हुए थे हमारे? 12 जो है यहाँ पे 5 ईयर प्लान हमने बनाए थे दोस्तों। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि प्लानिंग कमीशन को बदल दिया गया था 2015 में नीति आयोग में, राइट। तो नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को जो है यहाँ पे नीति आयोग बनता है दोस्तों। तो ये है आपका प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड और इकोनॉमिक प्लानिंग डेवलपमेंट जो है कैसे कैसे जो है बिफोर एंड इंडिपेंडेंस से आफ्टर इंडिपेंडेंस बढ़ती है। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 ईयर प्लान्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 से लेके 56 तक जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका आता है। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ये प्लान को क्या बोला जाता है, एक और नाम है। तो याद रखना, हेरोल्ड दामोर मॉडल इसे बोला जाता है। हेरोल्ड दामोर मॉडल जो है यहाँ पे इसे बोला जाता है। सेकंड प्लान काफ़ी बार पूछा गया है, इसको बोलते हैं पीसी महलनोबिस जो है मॉडल, ठीक है। पीसी महलनोबिस मॉडल इसे बोला जाता है दोस्तों, और इसका टाइम पीरियड 56 से 61 था। थर्ड टाइम जो है आपका थर्ड प्लान आता है 61 से लेके 66 तक। ये आपका सुखोमय चक्रवर्ती और प्रोफेसर सैडी के द्वारा लाया गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ग्रीन रेवोल्यूशन दोस्तों थर्ड प्लान में ही आया था। थर्ड 5 ईयर प्लान में जो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है, ये मैंने आपको बताया था। उसके साथ 2 नाम जुड़े हुए थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है दोस्तों 69 से 74 तक आता है, जिसके जो है यहाँ पे कौन लेकर आते हैं? अशोक रुद्रा और एलन एस मैनी। देखिए आप देखेंगे 66 के बाद डायरेक्ट 69 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 66 से लेकर 69 तक का पीरियड जो था ये रोलिंग प्लान का टाइम था दोस्तों। तो याद रखना, रोलिंग प्लान कब आया था? 1966 से लेकर 1969 में, राइट। रोलिंग प्लान क्या था ये मैं आपको आगे बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिक आपको जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो याद रखिएगा, तो ये आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है। फिफ्थ प्लान जो आपका आता है 74 से लेके 79 के बीच में, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन। देखिए दोस्तों, ये ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन से 5 ईयर प्लान को बोला गया। तो याद रखना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान था जिसको इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन बोला गया था, राइट। 6 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कोई आपको चीज़ याद नहीं रखनी है। बेसिकली आपको टाइम पीरियड आपने इंपॉर्टेंट जो 5 ईयर प्लान है उनको याद रखना है। 7th प्लान जो था दोस्तों आपका 1985 से लेके 90 के बीच में प्रणब मुखर्जी के द्वारा लाया गया था। और 8th प्लान जो था WV मिलर मॉडल इसे बोला गया। आफ्टर दैट जो है 11th प्लान जो आपका था ये प्रोफेसर C रंगराजन के द्वारा लाया गया था, राइट। तो लास्ट जो है 12th 5 ईयर प्लान कब बना था? 2012 में बना था, लेकिन ये 2015 जो है 15 में जो है आपका प्लानिंग कमीशन कन्वर्ट हो गया था आपका नीति आयोग में, राइट। नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपका 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 12 से 17 तक के बीच में था। तो टेन्योर जो है आपने 12th 5 ईयर प्लान का जरूर याद रखना है। बाकी बेसिकली रोलिंग प्लान का याद रखना है कि 66 से 69 के बीच में आपका रोलिंग प्लान था। आफ्टर दैट जो है आप कुछ जो यहाँ पे मैंने जो टिक किए हैं इनके नाम अपने जरूर याद रखने हैं। फर्स्ट इज़ हेरोल्ड दामोर मॉडल, और सेकंड वन जो था पीसी महलनोबिस मॉडल था दोस्तों, राइट। और इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन किसे बोला गया? 5th प्लान को बोला गया था, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मॉडल जो थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट थे। जैसे कि ये था नेहरू महलनोबिस मॉडल। नेहरू महलनोबिस मॉडल जो था ये सेकंड 5 ईयर प्लान मॉडल था। मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, इसके साथ नेहरू का नाम भी जुड़ा है। बेसिकली यहाँ पे पीसी महलनोबिस का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन नेहरू भी इनका भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था। तो नेहरू महलनोबिस मॉडल जो था ये सेकंड 5 ईयर प्लान को बोला जाता है। और इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया था? तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लेस प्रिविलेज सेक्शन, जो भी आपके लेस प्रिविलेज सेक्शंस है, पुअरली सेक्शंस हैं, उनके ऊपर इन्होंने फोकस किया था दोस्तों। और ये खासकर जो है फोकस करते हैं पब्लिक सेक्टर में, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है पब्लिक सेक्टर में इनका ज़्यादा फोकस था। दैट इज़ ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस,
तो यहाँ पे नेहरू जी की जो थिंकिंग थी वो ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट थी, इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा सोचते थे एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें गांधी की। महात्मा गांधी जी जो थे ये विलेज लेवल के बारे में सोचते थे दोस्तों, विलेज के लिए यहाँ पे सोचते थे, यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में और यहाँ के कॉटेज इंडस्ट्री जो है यहाँ पे लाई जाए, इसके बारे में इनका ज़्यादा रुझान था। अब देखेंगे गांधीयन मॉडल, गांधीयन मॉडल कब लाया गया? 1944 को लाया गया था। किसके द्वारा? एस.एन. अग्रवाल के द्वारा। एस.एन. अग्रवाल मीन्स श्रीमन नारायण अग्रवाल, ठीक है। तो गांधीयन मॉडल किसके द्वारा लाया गया था? याद रखना, एस.एन. अग्रवाल के द्वारा लाया गया था 1944 में। और इनका फोकस मैंने आपको बताया कि विलेज लेवल पे था गांधीयन मॉडल का, जिसमें एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का जो है यहाँ पे बढ़ावा देना रूरल एरियाज़ में, राइट। और इनका भी जो है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ये मैंने यहाँ से ही आई थिंक कॉपी कर दिया है, तो ये जो है यहाँ पे पॉइंट मेंशन आउट नहीं है। तो याद रखना, रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, इनका बड़ा कॉन्सेप्ट क्या था? एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लेके आना दोस्तों, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, तो ये चाहते थे कि वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर को जो है यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए, तो वहाँ पे गांधीयन मॉडल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं एस.एन. अग्रवाल। इसके बाद मॉडल जो आपके बाकी हैं जैसे कि एलपीजी मॉडल, पूरा मॉडल। देखिए एलपीजी मॉडल कौन सा था? इसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन आउट किए हैं मॉडल्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। देखिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी मॉडल के पहले जो है दोस्तों यहाँ पे जो ज़्यादा फोकस था वो आपका पब्लिक सेक्टर पे हुआ करता था। जैसे कि हम पिछले मॉडल्स में बात करें, नेहरू मेलोनोबिस, ठीक है, तो पहले जो फोकस हुआ करता था वो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा फोकस हुआ करता था। लेकिन आफ्टर 1991, जबकि उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इनके द्वारा जो है यहाँ पे एलपीजी मॉडल को लाया गया था दोस्तों, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। डेट बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। और इसका फोकस क्या था दोस्तों? प्राइवेट सेक्टर में बढ़ावा, लाइक लिबरलाइजेशन, लिबरलाइज कर दीजिए मार्केट को, प्राइवेट सेक्टर को भी जो है यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये चीज़ें लाई थी। एफडीआई ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज़ योर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि फॉरेन कंपनी जो थी अपनी प्राइवेट जो आपकी उनकी कंपनीज थी वो यहाँ पे लगाएं, और यहाँ से क्या होगा, कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इससे भी जो है यहाँ पे हमारा क्या था, पहले इम्पोर्ट ज़्यादा किया करते थे बिफोर एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म से पहले दोस्तों भारत में इंपोर्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन आफ्टर एलपीजी हमारा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे फोकस किया गया, यानी कि हम यहाँ पे बनाएं चीज़ों को और बाहर की कंट्रीज़ में यहाँ पे एक्सपोर्ट करें चीज़ों को, राइट। तो ये था आपका एलपीजी मॉडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बात करते हैं पूरा मॉडल की। पूरा मींस प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। देखिए दोस्तों पूरा का कॉन्सेप्ट किसका था? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कॉन्सेप्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 2004 में ये कॉन्सेप्ट को लाया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। तो प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ इसकी फुल फॉर्म थी, यानी कि जो भी अर्बन एरियाज़ में जो भी सहूलतें मिलती हैं लोगों को वो रूरल एरियाज़ में भी लाई जाएँ। दैट इज़ योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट पॉपुलेशन ट्रांसफ़र। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रूरल एरियाज़ में भी विदाउट पॉपुलेशन ट्रांसफ़र। जैसे कि आप देखेंगे नॉर्मली रूरल एरियाज से बंदे क्या करते हैं, अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो है रोज़गार मिलने की संभावना ज़्यादा है, तो इसलिए क्या करते हैं लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में जाते हैं। लेकिन इनका क्या कॉन्सेप्ट था कि आपको जो अर्बन एरियाज़ में एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वहाँ पे जो सहूलतें प्रोवाइड की जाती हैं वो ही जो है आप रूरल एरियाज़ में लेके आइए। दैट इज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप लेके आइए, एमिनिटीज़ जो भी हैं मॉडर्न एमिनिटीज़ वो रूरल एरियाज़ में लेके आइए। यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कीजिए, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन रूरल एरियाज़, तो प्राइवेट सेक्टर को जो है इन पे ज़्यादा फोकस रहा इनका कि ये जो है रूरल एरियाज़ में इन्वेस्ट करें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाएं और यहाँ के लोगों को, रूरल एरिया के लोगों को भी रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाए। अब देखेंगे आप तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो पूरा मॉडल था ये गांधीयन मॉडल से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये दोनों का फोकस क्या था, विलेज लेवल पे ज़्यादा था, रूरल एरियाज़ पे ज़्यादा था, राइट। लेकिन हम पीसी मेहलोबिस की बात करें सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो वो किस पे ज़्यादा फोकस करता है, वो इंडस्ट्रीज़ पे, अर्बन एरिया पे ज़्यादा फोकस करता है दोस्तों। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की दोस्तों। तो यहाँ से भी एक बार यहाँ पे आपके जीओए में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो भी इसमें से ही पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार ये यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोला जाएगा, दैट इज़ नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखिए जिसको
कोई भी प्रोडक्टिविटी जो आपका कार्य रहता है उसको करने से कोई भी गेन लाभ प्राप्त नहीं होता है, उसे हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे दोस्तों। नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो देखिए इंडियन एम्प्लॉयमेंट कैसी है दोस्तों, तो आप बोलेंगे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है। क्यों स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेगी। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी कम है और रिसोर्सेज भी बहुत ही कम है यहाँ पे भारत में, तो इससे हम स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है इंडियन एम्प्लॉयमेंट। और इसके फर्दर टाइप्स हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये वाला पूछा गया था इस बार, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो कौन कौन सी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती हैं वो देखिएगा। सबसे पहले होती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब भी इकॉनमी जो है आपकी डाउन जाती है दोस्तों, जब भी इकॉनमी में डिप्रेशन आता है, उस समय जो इकॉनमी जो अनएम्प्लॉयमेंट फैलती है वो होती है आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। याद रखिएगा, डिप्रेशन इन इकॉनमी इज कॉल्ड योर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी इकॉनमी डाउन जाएगी तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होगी? साइक्लिक। उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये क्या होगी? जब नई इंडस्ट्रीज़ जो हैं पुरानी इंडस्ट्रीज़ को जो है यहाँ पे उन पे जो है हावी हो जाती हैं, या फिर हम बोलें नई इंडस्ट्री जो है स्थापित हो जाती हैं और हम ओल्ड इंडस्ट्री जो होती हैं उन्हें छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि वर्कर्स जो हैं अब नई बेटर जॉब्स के लिए जो है जॉब्स को ढूंढने लगते हैं। तो ये क्या हुई? ये एक टेम्पररी प्रकार की आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी प्रकार की है? टेम्पररी है दोस्तों। ये टेम्पररी पीरियड के लिए होती है, जब इन्हें नई बेटर जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे ये ज्वाइन कर लेते हैं विद इन सम डेज, राइट। तो ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इसके बाद ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, देखिए हु हैव नो वर्क टू डू इवन दो दे आर एबल एंड विलिंग टू डू। देखिए जैसे कि कोई भी एजुकेटेड पर्सन है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन वो जॉब करना चाहता है, ठीक है, वो प्रयास भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या हुई? आपकी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। दोज हु हैव नो वर्क टू डू, उसके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है, बल्कि वो चाहता है और एबल है कि वर्क करने के लायक है वो, लेकिन फिर भी उसके पास जॉब नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट वन इज योर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है दोस्तों। इस बार क्वेश्चन पूछा गया था जीएम में, वो यही क्वेश्चन था कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट किस में होती है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर में होती है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ फार्मर्स फार्म लेबर्स ड्यूरिंग नॉन क्रॉप सीजन। देखिए आप देखेंगे डिफरेंट सीजन आपको एक साल में देखने को मिलेंगे। जब नॉन क्रॉप सीजन होता है दोस्तों, जब आपका हार्वेस्टिंग से लेकर सोइंग के बीच में जो आपका टाइम पीरियड होता है, उस समय ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। जब हार्वेस्टिंग होती है और जब बोया जाता है चीज़ को, ठीक है, और हार्वेस्ट किया जाता है, उस टाइम के बीच का पीरियड जो होता है दोस्तों, उसे हम बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो एग्रीकल्चर और फार्म लेबर से रिलेटेड ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट होती है, राइट। याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलेंगे? ये बेसिकली आपको देखने को मिलेंगी अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में, शहरों में देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हु आर अनएबल टू गेट जॉब, जो कि जॉब नहीं ले पाते हैं, उसे हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, और ये भारत में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे बोलते हैं? याद रखना, अंडर एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिख दिया मैंने, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, सॉरी। और इसके बाद जो देखिए, व्हेन अ पर्सन कंट्रीब्यूट्स टू प्रोडक्शन लेस देन व्हाट ही और शी इज़ कैपेबल ऑफ। देखिए जब एक बंदा एक जो है प्रोडक्शन उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो अपना काम जो है उस लेवल पे नहीं कर रहा है, वो एक छोटी जॉब कर रहा है, तो वो आपकी अंडर अनएम्प्लॉयमेंट हुई। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इंजीनियर वर्किंग एज ए क्लर्क। अब यहाँ पे आप अपना ही एग्जांपल ले सकते हो दोस्तों। काफ़ी सारे बच्चों ने जो बीटेक स्टूडेंट थे, उन्होंने जीओए का एग्जामिनेशन भरा था, तो आप देखेंगे वो ज़्यादा कैपेबल हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, वो इंजीनियर भी बन सकते थे, अच्छा सैलरी पैकेज कमा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जीओए का एग्जामिनेशन दिया है। तो ये क्या हुई? आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट दोस्तों, ठीक है। एक इंजीनियर जो एज ए क्लर्क जो है काम करता है, तो उसे हम बोलेंगे दैट इज़ योर अंडर एम्प्लॉयमेंट। कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, लेबर पावर विच इज़ रेडी टू वर्क ऑन करंट रेट बट डज नॉट गेट द वर्क। देखिए लेबर पावर, जो भी लेबर हमारी होती है, देखिए रेट जो होते हैं ना डेली बेसिस पे, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अभी करंट रेट मानो कि कम चल रहा है, ठीक है, तो फिर भी उन्हें जो काम करने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर भी उन्हें काम करने को नहीं मिल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ये कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट।
अभी आप देखेंगे कोविड के समय में काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है। रेट चाहे कम हो फिर भी उन्हें काम करने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। लेबर जो है जैसे कि हिमाचल में अगर हम बात करें तो यूपी बिहार से काफ़ी ज़्यादा जो है आपको लेबर देखने को मिलती है, वो भी पलायन कर रहे हैं अपने प्रदेशों में। तो यहाँ पे भी हम इसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि ये भी एक कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। अब देखो क्वेश्चन देखो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि डेटा जो कलेक्ट किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का वो कौन जो है कलेक्ट करता है, वो कलेक्ट करता है दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको NSSO भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटा कलेक्शन अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है NSSO, ये जो है कलेक्ट करती है डेटा को। देखिए इससे पहले जो है दोस्तों एक फॉर्मूला था लकड़ा वाला फॉर्मूला, 1997 को ये फॉर्मूला था, ये जो है फॉर्मूला बनाया गया था, इसके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट को जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। याद रखना लकड़ा वाला फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है इससे रिलेटेड है। आगे बात करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO किन चीज़ों पे काम करता है। आप मुझे बताएंगे कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को कब एस्टैब्लिश किया गया था, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए ये 3 कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जनरल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वीकली अनएम्प्लॉयमेंट, डेली अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए जनरल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी 1 साल से ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयड है वो जनरल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। फिर से एक बार सुनिए, जो भी 1 साल से ज़्यादा घर में बैठा है, अनएम्प्लॉयड है, उसे जनरल स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में डाला जाता है, ये कैटेगरी में वो आता है। वीकली अनएम्प्लॉयमेंट में कौन आएगा? जिसको 1 हफ्ते में 1 घंटे तक का भी काम नहीं मिल रहा है दोस्तों, 7 दिनों में 1 घंटे का भी काम नहीं मिल रहा है, उसे हम वीकली अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और तीसरा जो होता है डेली अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बेस्ट कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो विच कंसेप्ट इज नोन एज बेस्ट कंसेप्ट? तो ये आपका डेली अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये बेस्ट कंसेप्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों? तो रीज़न ये आपको देखने को मिलेंगे। स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है भारत में, काफ़ी ज़्यादा स्लो है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप देखेंगे ही, चाइना के बाद हमारा दूसरा स्थान है, ठीक है। एज़ पर हम 2011 सेंसस की बात करें दोस्तों तो 1.21 जो है करोड़ आपको 121 करोड़ जो है आपको जनता देखने को मिलेगी भारत में। उसके बाद आउटडेटेड टेक्निक्स हैं, टेक्निकली भी जो है हम काफ़ी देशों से पीछे हैं। इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट आप देखेंगे दोस्तों तो आपका भारत में बिलो 80% है। तो आप देखेंगे तो इम्प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम भी इसके पीछे एक कारण है। तो दोस्तों ये है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नेशनल इनकम। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो भी मैंने इस वीडियो में पढ़ा है आप लोगों को, आई होप आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ज़रूर देखने को मिलेंगे आने वाले समय में दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर दोस्तों। लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ अगर आपको लगे कि लेक्चर जो है आपके लिए हेल्पफुल है। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अपने जो मेरे नए मित्र जुड़े हैं इस चैनल के साथ वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह से हमारे लेक्चर आते रहेंगे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा इंडियन पॉलिटी का है, वो जल्द ही आपको देखने को मिलता है। तो सी यू अगेन लेटर ऑन, बाय बाय, जय हिंद।